कविता, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है और जल्दी जल्दी से हाथ चलाना इससे पहले कि तेरे दोनों भाई उठ जाएं। जी भाभी। तभी कविता की छोटी भाभी रश्मि वहां आती है। कविता, ये क्या तुम्हारा साफ सफाई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, तेरे भैया उठ गए, उनके लिए जल्दी से चाय बनाकर ले आ, और हाँ इसके बाद हम सबके लिए नाश्ता भी बना दे। हाँ भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा कर, तू साफ सफाई के बाद नाश्ता बना ले, फिर अपने भाइयों के ऑफिस जाने के बाद बर्तन धो लेना और उसके बाद कपड़े धो लेना। बिन माँ बाप की कविता चुपचाप घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आती है। ये लो अमित भैया, आपकी पसंद के आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। कविता, तेरी दो भाभियां हैं, फिर भी हमारे लिए तू खाना क्यों बनाती है? भैया वो मैं वो बात ये है कि ननद जी को अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हम दोनों को तो बनाने ही नहीं देती। क्यों कविता, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अनीता कविता को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, अनीता भाभी एकदम ठीक कह रही है। दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों भाभियां भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। आखिर में जैसे ही कविता नाश्ता करने बैठती है तो छोटी भाभी रश्मि उसकी कुर्सी खींच लेती है, जिससे कविता नीचे गिर जाती है। तेरी औकात नहीं है कुर्सी पर बैठ के खाने की, चल नीचे बैठकर खा। और नहीं तो क्या, तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पहले ये वाला खाना खत्म कर। लेकिन भाभी ये तो आप लोगों का जूठा खाना है। हाँ तो इसे तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ कि झूठा खाना तुझे नसीब हो रहा है। चल अब खाना खाकर सारे जूठे बर्तन धो देना। अच्छा रश्मि, तूने कल रात बिग बॉस का एपिसोड देखा क्या? नहीं भाभी, मिस हो गया। वैसे अभी रिपीट आ रहा होगा, चलो ना चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। दोनों भाभियां आराम से अपने कमरे में जाकर टीवी देखती हैं और बेचारी कविता अकेले घर का सारा काम करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज हम दोनों भाइयों को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। हमारे मालिक एक नई फैक्ट्री झारखंड में लगवाना चाहते हैं। हम कुछ 2 महीनों के लिए वहीं रहेंगे। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? भैया आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं पगली, तेरे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए और हम तेरी शादी धूमधाम से कर सकें। ये सुनकर दोनों भाभियां मुंह बना लेती हैं। अपने पतियों के जाने के बाद तो अब वो दोनों कविता पर और भी जुल्म ढाती हैं। ऐसे ही एक रोज बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। देखो भाभी, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है। हाँ रश्मि, और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो तो मजा ही आ जाए। रुक, अभी उस महारानी को बोलती हूँ। कविता, अरे ओ कविता, कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाकर ले आ। जी भाभी। कविता रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर, हे राम, कहीं मैं पकौड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई, एक चक्कर देखती हूँ। कविता जैसे ही एक पकौड़ा चखने लगती है तभी वहाँ उसकी छोटी भाभी रश्मि आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें जूठा खिलाती है, आज तो तू देख तेरी खैर नहीं। ये कहकर रश्मि उसे खूब मारती है। आवाज सुनकर अनीता वहाँ आती तो डर के मारी कविता अपनी बड़ी भाभी के पीछे छुप जाती है। भाभी भाभी मुझे बचा लीजिए। अब बस भी कर रश्मि, अगर ये मर गई तो हमें जेल में सारी उम्र बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं, नहीं तो पता चले हमारे पति जो भी कमा रहे हैं वो आकर इसकी शादी में उड़ा दें। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये बात ठीक कही आपने। दोनों भाभियां बेचारी ननद को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भाभी भाभी मुझे घर से मत निकालो, इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। कविता बारिश में बचते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कविता को भूख लगने लग जाती है। बहुत भूख लगी है, ये सोचकर कविता कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर आती है। ठेलों पर जाकर कुछ न कुछ मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वो एक बूढ़े बाबा के ठेले पर पहुंचती है जो कि पकौड़े बनाकर बेच रहा था। वो उसके सामने रोते हुए कहती है, बाबा बाबा मैं कल से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये थोड़े से पकौड़े दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति को कविता पर तरस आ जाता है और वो कुछ प्याज के पकौड़े चटनी के साथ उसे खाने को दे देता है। कविता को उन पकौड़ों को देखकर वो बात याद आ जाती है कि कैसे एक पकौड़े के पीछे उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। कविता रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बेटी, तुम जवान लड़की अकेले कहाँ भटकोगी सड़कों पर, इससे तो बेहतर होगा तुम इस गरीब की झोपड़ी में चलकर रहो, मेरी बेटी बनकर। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता उस बूढ़े बाबा के घर पर रहकर उसके खाने का ध्यान रखती, लेकिन एक रोज बूढ़े बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए
अब उनकी जगह कविता उनके पकौड़ों का ठेला संभालने लगी। अब कविता उस ठेले पर प्याज के साथ मिर्च, आलू, पालक और गोभी के पकौड़े भी बनाकर बेचने लगी, जिससे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ काफी बढ़ गई। गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए अब उसके पास लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। आइए आइए, गर्मा गर्म प्याज, आलू, पालक और मिर्च के पकौड़े खाइए। तभी मौसम सुहाना हो जाता है और इस सुहाने मौसम में भला कौन इतनी वैरायटी के पकौड़े नहीं खाना चाहेगा। अरे ओ पकौड़े वाली, बनाना तो 20 रुपए के प्याज के पकौड़े। हाँ, और मेरे लिए मिर्च के पकौड़े हैं। इस तरह उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और जो भी उसके पकौड़े एक बार खाता वो बार बार जरूर खाता। भगवान की दया से मेरे बनाए हुए पकौड़े सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा ये काम ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं एक नया पक्का घर बनवा लूंगी। ये सब सोचकर कविता बहुत खुश थी। अगले दिन वो फिर अपना ठेला वहाँ लगाती है, लेकिन एक रोज तेज तूफान के आने के कारण उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के कारण उसके सारे पकौड़े उसमें खराब हो जाते हैं। सब खत्म हो गया। इस बारिश ने सब खराब कर दिया। इस बारिश ने एक तरफ जहां कविता को रोजी रोटी कमाने से भी वंचित कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों भाभियां आराम से अपने लिए पिज्जा और पॉपकॉर्न ऑर्डर करके मजे से इस बारिश का लुत्फ उठा रही थी। वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का, और इस पॉपकॉर्न के तो क्या ही कहने। उधर रोती हुई कविता अपनी झोपड़ी में आती है, जहाँ सारी झोपड़ी में पानी आ गया होता है। अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, मैं अभी ये सारा पानी उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। कविता अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए उस पानी को उठाकर बाहर की ओर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उस बूढ़े बाबा की ओर देखती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। बारिश में तो लोग पकौड़ों के दीवाने होते हैं। ये बरसात का मौसम तो सबसे अच्छा मौसम है कमाई करने का, लेकिन मैं इसके पकौड़ों के साथ चाय बनाकर भी बेचूं तो? मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे फिर से शुरू करती हूँ। कविता ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने ठेले की मरम्मत करवाई और एक बड़े से तिरपाल के नीचे चाय पकौड़े बेचने लगी। बारिश में लोग उसके तिरपाल के नीचे आकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं, जिससे उसकी बिक्री अब पहले से भी ज्यादा होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता दिन भर में 3000 रुपए कमाने लगी। एक रोज अमित और सुधीर कार से जा रहे थे, तभी उस ठेले पर उनकी नजर गई। अरे, ये तो अपनी बहन कविता है, लेकिन ये यहाँ फुटपाथ पर ये चाय पकौड़े क्यों बेच रही है? वो दोनों कविता के पास जाते हैं। अपने भाइयों को देख कविता फूट फूट कर रोती है। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो आपके बिना मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इसके बाद कविता सारी बात अपने दोनों भाइयों को बताती है। अमित और धीरज गुस्से में घर आते हैं। अनिता, अनिता, कहाँ हो तुम? लौट आए आप लोग? आप रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। लेकिन तुम क्यों लाओगी? वो कविता का है, उससे कहो। अब हम आपको क्या ही बताएं, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनते ही अमित ने अनीता को जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हैं? दो भाइयों के होते हुए भी आज हमारी बहन को न जाने कैसे कैसे अपना पेट पालना पड़ रहा है, हैं? सुन लो, तुम दोनों के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। उन दोनों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी ननद से माफी मांगते हैं। इसके बाद कविता अपनी दोनों भाभियों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उस बूढ़े काका को भी अपने घर ले आती है। अब वो अपने पकौड़े के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाती है। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलकर उसमें पकौड़े बेचकर खूब कमाई करती है। आयुषी, देखो मम्मा को परेशान मत किया करो, ये लो दूध पी लो। नहीं मम्मा, मुझे नहीं पीना दूध। मैंने कहा ना अभी सारा दूध फिनिश करो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अंकिता अपनी देवरानी को आवाज लगाती है, जो रसोई में बर्तन धो रही थी। पूजा, पूजा। ओफो, अब कहाँ मर गई? दरवाजे की घंटी नहीं सुनाई देती क्या? जा जाकर दरवाजा खोल। जी आई दीदी। पूजा अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए रसोई से बाहर आकर दरवाजा खोलती है। उसी वक्त ससुराल के बाकी लोग बाहर हॉल में बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी दरवाजा खोलने के लिए कोई आगे नहीं आता। बाहर कोई लगातार घंटी बजाया जा रहा था। पूजा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने खून से लथपथ उसका पति मोहन खड़ा था, जिसे किसी ने चोरी के इरादे से चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। ये क्या हुआ जी आपको? ये सब कैसे? जेठ जी, जल्दी यहाँ आइए। वे सभी उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। देखिए, हमने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन उनके सर पर भी किसी ने वार किया है, जिससे उनके दिमाग पर थोड़ा असर पड़ गया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पूजा बेचारी फूट फूट कर रोती है। कुछ दिन बाद वो उसे घर लेकर आ जाते हैं, लेकिन अब वो बेरोजगार हो जाता है। पूजा पहले ही गरीब घर से आई थी और अब पति के भी बेरोजगार होने के कारण अब उसकी जेठानी और सास उसे और भी ताने देती हैं।
साथ ही सारा काम पूजा से ही करवाती। ए, ठीक से पोछा मार, देख तो कितना गंदा हाल कर रखा है घर का। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। आप ऐसा क्यों कहती हैं? ये घर हमारा भी तो घर है जेठानी जी, और मोहन जी की तबीयत खराब होने से पहले वो भी तो सारा घर का खर्च उठाते थे ना। हाँ तो कौन सा एहसान करते थे हम पर? तुम मेरी पूजा से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें ये डब्बा उठाकर मार दूं। ए पागल, तू चुप कर, एक कोने में बैठा रह, समझा? और तू चल काम कर। उस दिन से पूजा की सास और जेठानी सब पूजा को घर की नौकरानी बनाकर रखने लगे। सारा काम बस पूजा ही करती। ऐसे ही एक रोज बाहर बारिश हुई। अंकिता की बेटी आयुषी उसके पास आती है। माँ, मेरा ना पालक के पकौड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप बना दो ना। अले, मेरी बच्ची को पालक के पकौड़े खाने हैं, मैं अभी बनवाती हूँ। पूजा, ओ पूजा। जी जेठानी जी। आयुषी का पालक के पकौड़े खाने का मन है, जल्दी से गर्मा गर्म बना दो। लेकिन पालक तो घर में है ही नहीं। अरे नहीं है तो बाजार से जाकर ले आ। बाहर तो तेज बारिश हो रही है। हाँ तो बाढ़ तो नहीं आ रही है ना? चल अब जल्दी से जाकर पालक लेकर आ। पूजा बेचारी बारिश में भीगते हुए पालक लेने मंडी जाती है। तेज बारिश के कारण वो पूरी तरह भीग जाती है। फिर आकर वो गर्मा गर्म पालक के पकौड़े बनाती है। उन पकौड़ों की खुशबू सूंघकर उसकी 6 साल की बेटी अनु कहती है, वाह माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भी थोड़े पकौड़े दो ना। ये पकौड़े मैं भी खाऊंगा। पूजा दोनों को थोड़े से पालक के पकौड़े खाने को देती है। तभी वहाँ अंकिता आ जाती है। हे राम, ये देखो, महारानी अपने पति और बच्चे का पेट पालने में लगी हुई है, चोर कहीं की। नहीं, मेरी माँ चोर नहीं है, आप झूठी हो। ये सुनकर अंकिता उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। मेरे पति के टुकड़ों पर पल रही हो और मुझसे जुबान लड़ा रही हो। लाओ ये पकौड़े इधर दो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। पूजा मोहन और अनु के साथ घर से चली जाती है। तेज बारिश में बचते हुए वो तीनों एक सीमेंट की पाइप पे छुपकर बैठ जाते हैं। मुझे घर जाना है। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। बस आज की बात है जी, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। माँ, भूख लग रही है। मेरी बच्ची, अभी तो मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। फिर वो तीनों भूखे पेट ही सारी रात उस सीमेंट की पाइप में बैठे रहते हैं। अगली सुबह पूजा अपने कानों की बालियां बेचकर सुनार से पैसे ले आती है। फिर किराए पर एक कमरा लेकर उसमें अपने पति और बच्ची के साथ रहने लगती है। वो दुकान से थोड़ा आटा और सामान खरीद लाती है, जिसके साथ वो तीनों खाना खाते हैं। चलो ना अनु, बाहर खेलने चलते हैं। ठीक है, चलो पापा। अनु और मोहन बाहर चले जाते हैं। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। ये पैसे तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूं? इन दोनों को छोड़कर ज्यादा दूर काम पर भी नहीं जा सकती। अब सब कहते हैं मैं पालक के पकौड़े बड़े अच्छे बनाती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। पालक सस्ता भी आता है, उसके पकौड़े बनाने में ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। पूजा जरूरत का सामान लेकर आती है और अगले दिन से ही अपने घर के बाहर ही ठेला लगाकर पालक के पकौड़े बनाकर बेचने लगती है। आइए आइए, पालक के पकौड़े खाइए, गर्मा गर्म पकौड़े, वो भी धनिया पुदीने की चटनी के साथ। तभी उसके पास एक ग्राहक आता है। बहन जी, कितने की है प्लेट? जी 30 रुपए। एक प्लेट लगाना तो। पूजा उसे पालक के पकौड़े देती है, जिसे खाकर वो 2 प्लेट और लेता है। वाह, गजब का स्वाद है इसमें तो। 2 प्लेट पैक कर दो जरा। अब वो पालक के पकौड़े के गजब के स्वाद के चलते उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में अच्छे स्वाद के चलते उसकी कमाई दिन पर दिन बढ़ती गई। कुछ ही दिनों में उसने खुद की दुकान भी खरीद ली और उसमें पालक के पकौड़े बेचने लगी। साथ ही अपने पति का भी इलाज अच्छी जगह से करवाती है। उधर अंकिता अपने महंगे शौक के चलते अपने पति की कमाई को खूब उड़ाती, जिससे एक वक्त ऐसा आ गया कि उसके पति की नौकरी छूट गई और उनकी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब वो सब दाने दाने को मोहताज हो गए। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। क्या दूं? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। लोन न चुका पाने के कारण हमारा घर बिक गया, मेरे सारे जेवर सब जमा पूंजी खत्म हो गई। अब खाने को कुछ नहीं बचा है। अंकिता, तुम्हारी गलती के कारण, तुम्हारे दिखावे के कारण आज हमारा घर भी हमारा नहीं रहा। अब ऐसे में हम कहाँ जाएं? अंकिता अपने पति और बच्ची के साथ सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई और एक रोज एक पालक का पकौड़ा पूजा की दुकान के बाहर गिरा हुआ था। वाह माँ, पालक की पकौड़े, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो नीचे से पालक का पकौड़ा उठाकर खाने लगती है। तभी अनु वहाँ आ जाती है। अरे आयुषी, तू? अनु, तू यहाँ? हाँ, ये मेरे माँ पापा की दुकान है। तब पूजा और मोहन निकलकर बाहर आते हैं।
भैया, भाभी, माँ, आप लोग ऐसी हालत में। मेरा बेटा तू ठीक हो गया, हमें माफ कर दे मेरे बच्चे। मोहन, तू ठीक हो गया मेरे भाई। हमें माफ कर दो पूजा, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, उसी की सजा आज हमें मिली है। हमारा सब कुछ छिन गया। आप फिक्र मत कीजिए जेठानी जी, आपकी देवरानी अभी जिंदा है। आइए पहले आप सब गर्मा गर्म पकौड़े खा लीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। अब वो सब मिलकर साथ में पालक के पकौड़े खाते हैं। पूजा ने अब तक खुद का घर खरीद लिया था, वो उन सबको माफ कर देती है और अपने साथ अपने घर ले जाती है। अब वो सब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।